Okay, good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. अच्छा, लास्ट टाइम बेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज एंड पैरेलल वाला पोर्शन कर लिया था और Yes, sir. ओके, आई होप कि आपने वहां तक पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली वहां तक के पार्ट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और उसके क्या मतलब थे। आज जो बेटा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जो हमने लास्ट टाइम सीरीज एंड पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट किया था उसी की कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सब आज एक सर्किट को सॉल्व करना सीख लेते हैं कि जनरली जो सर्किट्स हमें दे रखे होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें डिमांड की जाती हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करें। मैंने एक सर्किट ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पे बना के रखा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, resistance between BC, resistance between AD, resistance between AC, resistance between CD। ये मैंने आपसे 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर बोला तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? रेजिस्टेंस बिटवीन AB, BC, AD, AC एंड CD क्या निकाल सकते हैं? Yes, sir. सबको आता है निकालना? Yes, sir. अच्छा चलो बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालें तो क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? सर इसमें जो बी के पास वाला रेजिस्टेंस है और डी के पास वाला ये जो दो 1 ओम के रेजिस्टेंस है ये मैटर क्योंकि वहां पे तो मतलब पास ही नहीं होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपको एसी निकालना है, एक बात याद रखना बेटा, जो भी कोई कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, अगर ए बी दे रखा है या मैं अभी एसी की बात कर रहा हूं, अगर आपको एसी में निकालना है तो एक काम करेंगे, एक सेल या फिर एक बैटरी या एक सोर्स आप ए और सी के बीच में कनेक्ट कर देंगे, एक हाइपोथेटिकल सोर्स। आप ये मान लेंगे कि यहाँ दोनों के बीच में एक सोर्स कनेक्टेड है। अब ऑब्वियसली ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग, और क्योंकि कोई करंट इन दोनों के थ्रू फ्लो नहीं करेगा तो आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को यहां से रिमूव कर सकते हो। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपके पास बच गया, आप इसकी नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। 1 और 1 2, 2 और 1 और 1 फिर से 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, तो नेट रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। ठीक है, यही बेटा अगर मैं आपसे कहता कि आप एडी के बीच में निकाले, तो फिर जब आप ए डी के बीच में निकालते तो आप सोर्स यहां कंसीडर सर ए और बी का पूछ चुकी ए और डी। ए डी, डी डी फॉर दिल्ली। अगर हम ए और डी के बीच का निकालते बेटा तो मैं सोर्स यहां कंसीडर कर लेता, देन इन दैट केस हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर देते क्योंकि करंट इन दोनों के थ्रू फ्लो ही नहीं करता। ठीक है ना? Yes, sir. तो अगेन 1 1 और 1 ये तीनों सीरीज में हो जाते, 3 3 और 1 का पैरेलल, और फिर उसके बाद सीरीज हो जाएगा ना सॉल्व? Yes, sir.
अच्छा चलो, आई होप कि सभी से हो जाएगा। नंदिनी हो जाएगा बेटा, रिया, Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा, ये सर्किट सॉल्व हो जाता है बेटा? Yes, sir. ठीक है, आज बात करेंगे सर एक ए और बी वाले में सिर्फ ऊपर के 3 आएंगे ना, उसका 3 ओम होगा ना? हाँ बेटा, अब जैसे मान लो कि ये बी था, ठीक है, ये आपका सी, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे ए बी के बीच में निकालना है। तो सोर्स में ए और बी के बीच में कनेक्ट करूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, फिर वो ऊपर वाले 3 सीरीज में और ये पैरेलल हो जाएगा। नहीं, ऊपर वाले तीनों कैसे सीरीज में हो जाएंगे, देखो जरा। अच्छा करंट ओके यहाँ सर, से ठीक है। गया, इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना बेटा, यस सर, यस सर। और फिर ये वाला करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, और इस पॉइंट पे आके फिर दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, और इन तीनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सीरीज पैरेलल में अगर डाउट है तो कुछ क्वेश्चंस और कर लें। Yes, sir. ठीक है, अगर सीरीज पैरेलल में डाउट है तो कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास, एक मिनट, डस्टर डस्टर अच्छा चलो, ये आपके पास एक सर्किट है, और अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आप मुझे नेट रेजिस्टेंस बता दें और नेट करंट बता दें कितना होगा, तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको जब सॉल्व करोगे तो याद करो, सेम टाइप ऑफ सर्किट मैंने कैपेसिटर में कराया था आपको, जहां पर मैंने आपको ये बोला था। हाँ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, जहां पर मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाया था, और मैंने आपको ये बोला था कि आप सबसे पहले इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट के अंदर ये देखेंगे कि कैपेसिटेंसेस या रेजिस्टेंसेस की रेशियो इक्वल है या नहीं। अब मान लिया जाए कि यहां पर हम देखें तो ये दोनों रेशियो कितनी आ रही है बेटा, 1/2, और इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है, 1/2। इट मींस ये पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग, तो यानी ये वाली रेजिस्टेंस को हम यहाँ से क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा। तो उस केस में 2 और 3 किसमें हो गया बेटा, सीरीज में, तो सीरीज 2 और में। 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो नेट रेजिस्टेंस होगी आपके पास कुछ इस तरह से, दिस इज 5, दिस इज 10,
और इधर हो गया आपके पास 2, तो दिस विल बी द सर्किट। 5 और 10 का पैरेलल निकालेंगे, तो 1/5 प्लस 1/10 is 1/r means 3/10, so r is equals to 10/3 plus 2, I mean 16/3, तो नेट रेजिस्टेंस हो गई 16/3, क्योंकि इसका 10/3 आ रहा था, तो 2 किसमें है, सीरीज में, तो 10/3 plus 2 is 16/3। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो नेट रेजिस्टेंस इज 16/3 ohms, और करंट अगर मुझे निकालना तो करंट निकल जाएगा I is equals to V by R, so V is 6 और ये हो जाएगा 16/3, so the answer is 18/16 amperes। ठीक है, Yes, sir. बेटा इतना पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता फिर क्या करते? मान लो कि ये जो बीच वाली रेजिस्टेंस है हम इसे नेग्लेक्ट ना कर पाते, लेट्स से कि इनमें से किसी भी एक को चेंज कर दें। मैंने बोला कि ये 6 है और ये 4 ओम्स है। अब बेटा ऐसा करने के बाद तो ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, यहां तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, अब क्या करेंगे? अब मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मुझे नेट करंट बता दो कैसे निकलेगा। कैसे करेंगे? अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो फिर कैसे करेंगे? सर पहले इसमें 2, 4 और 6 वाले को, मतलब 2 और 4 सीरीज में हो जाएंगे, 6 पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से समझना, यस सर। किसी भी पॉइंट से, अच्छा चलो मैंने कहा यहां से कुछ करंट आई रिलीज हुआ, सभी लोग जो भी कुछ मैं समझा रहा हूं अब इस पॉइंट पर उसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा इस बैटरी से कुछ करंट आई रिलीज हुआ तो एक बात हमेशा याद रखना कि करंट आई ही वापस एंटर करेगा, यानी जितना करंट बैटरी से रिलीज होता है उतना ही करंट वापस बैटरी में एंटर होगा। दूसरी बात, यहां से करंट अगर ऊपर जाता है तो दिस इज द फर्स्ट जंक्शन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ए, जहां पर आने के बाद करंट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूं आई 1 यहां पर जा रहा है और आई इधर से आ रहा था, तो इधर कितना हो गया, आई माइनस I1। ठीक है, यस सर। Yes. अब बेटा इस पॉइंट पे आने के बाद करंट इज डिवाइडिंग अगेन, लेट्स से कि यहाँ I2 गया तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, अब Yes, sir. जब हमने सीरीज किया था तो मैंने बेटा आपको ये बताया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कि एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि जिन रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट सेम होगा या जिन रेजिस्टेंसेस के थ्रू फ्लो करते हुए करंट डिवाइड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात है, डिवाइड नहीं होगा। सेम करंट तो दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में भी हो सकता है बट करंट डिवाइड नहीं होगा, वही रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगी। तो अभी जो आपने बोला कि 2 और 4 को हम सीरीज में ले लेंगे, बाय नो मींस वी कैन टेक 2 and 4 इन सीरीज, क्योंकि करंट दोनों के अंदर सेम नहीं है। ठीक है, यस सर। तो 2, 4 एंड इवन 3 ऑल्सो आप नहीं ले सकते। अब ध्यान से देखना, ऊपर से करंट I2 आया तो इस जंक्शन के ऊपर I माइनस I1 के साथ आता हुआ करंट ऐड हो रहा है ना, तो 6 ओम्स में जो करंट जाएगा वो होगा I माइनस I1 प्लस ऑफ I2 होगा ना। Yes. तो यहां हमारे पास कोई एक सेट टाइप ऑफ सर्किट नहीं बन रहा which can be termed as either pure series or pure parallel circuit। ये कैसा सर्किट है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है।
और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से दी गई हैं कि यहाँ पर रेशियोज इक्वल नहीं आ रही। तो उस केस के अंदर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? उस केस के अंदर जो डायरेक्ट मेथड अभी तक आपने सीखे थे वो मेथड्स अप्लाई नहीं होते, और मेथड कौन सा अप्लाई होता है जो कि मैं अब बताने वाला हूं आपको, और उस मेथड का नाम है, उन लॉज का नाम है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हो कि कोई भी पेपर, चाहे आपका यूटी हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी पेपर, इवन कोई भी सेट ऐसा नहीं होता जिसमें किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस ना आते हो, ठीक है? या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आए और किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन ना आए। एक टाइम को पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है, लेकिन किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा ही आएगा। तो इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी है। दूसरी बात, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे आप लोग, तो वहां पर किरचॉफ लॉ की एक्सटेंशन में आपको कुछ और थ्योरम्स पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि नॉर्टन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, सर्किट सॉल्व करने के लिए। वो जो पर्टिकुलर थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम्स का जो बेस है, दैट बेस इज अगेन किरचॉफ लॉ। तो बेटा किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स को सॉल्व करने में किरचॉफ लॉ हेल्प करता है, ठीक है? तो आज हमें बात करनी है नॉर्मल सर्किट्स के बाद जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और वो सर्किट्स को सॉल्व करते हैं हम लोग बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। और देयर आर टू लॉज। सबसे पहला जो लॉ है उसको बोला जाता है केसीएल। केसीएल का नाम है किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ करंट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है। और किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ ये कहता है, जंक्शन रूल ये कहता है, दैट समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होगा उसका सम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, जहां पर एक तरफ से करंट आ रहा है एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो जितना करंट आ रहा था वही दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स से दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अरेंजमेंट वेयर these wires are meeting at a point, let's say कि यहाँ से कुछ करंट I1 आ रहा था, यहाँ से कुछ करंट I2 आ रहा था, इधर I3 चला गया, इधर I4 चला गया, इधर I5 चला गया, और इधर से I6 आ रहा था। तो इन सभी करंट्स का सम will be equal to zero. But of course there are certain sign conventions, and those sign conventions are sign conventions. साइन कन्वेंशन कहती है करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी टेकन विद अ पॉजिटिव साइन, एंड करंट लीविंग द जंक्शन मस्ट बी टेकन विद नेगेटिव साइन। अब इन साइन कन्वेंशंस की बात अगर ध्यान में रखी जाए, तो अकॉर्डिंग टू दीज साइन कन्वेंशंस आपका I1 पॉजिटिव होगा, प्लस I2 भी पॉजिटिव है, प्लस लेकिन I3 लीव कर रहा है, तो दिस इज नेगेटिव। I4 भी लीव कर रहा है, दिस इज आल्सो नेगेटिव। I5 सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर दोगे, सेकंड वाला? currents entering the junction are to be taken with positive sign, and current leaving the junction are to be taken with negative sign, ठीक है? यस सर।
अब ध्यान से देखो बेटा, I1 इट इज एंटरिंग ना, तो पॉजिटिव होगा। I2 भी एंटर कर रहा है, पॉजिटिव होगा। I3 लीव कर रहा है तो नेगेटिव होगा। I4 भी लीव कर रहा है जंक्शन को, नेगेटिव होगा। I5 इज ऑल्सो लीविंग, तो ये भी नेगेटिव होगा। बट I6 इज एंटरिंग इनटू द जंक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा। एंड सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ करा कि I1 प्लस I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग। ठीक है, ठीक है बेटा। किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल क्लियर है विद साइन कन्वेंशंस? यस सर। आशी, अभिमन्यु, यस सर। आन्या क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आर्यन, समर्थ, माही, यस सर क्लियर है। यस सर। निशा, नंदिनी, रिया, स्नेहा, तमन्ना क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। नाउ द सेकंड वन इज, अभी इसकी एप्लीकेशंस करेंगे हम लोग। नाउ द सेकंड वन इज, अच्छा इसको मैं वहीं लिख देता हूँ साइड के, summation of all the currents entering is equal to summation of all the currents leaving। ठीक है, अभी बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को कहा जाता है केवीएल। केवीएल को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और इसका बेटा एक नाम और होता है, इसको हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि, अच्छा पहली तो बात कि ये कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है द समेशन ऑफ all the potential drops, all the potential drops in a loop plus summation of all the EMF in a loop is equal to 0। अब दोनों चीजों में फर्क क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप में और ईएमएफ में? ये बात क्लियर है आपको? आपको मालूम है पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ में क्या फर्क होता है? यस सर। फिर भी एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो बेटा, ये एक सेल है, इस सेल का अपना कुछ टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ठीक है, यानी इसका ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल अगर नेगेटिव है, तो इन दोनों का अपना कुछ टर्मिनल पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर ये सेल कनेक्टेड नहीं है किसी भी सर्किट में, तो द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफर्ड, maximum potential offered by the cell when it is not connected in circuit is called EMF, और EMF को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एक मिसनॉमर है यहाँ पर। एज सच आप वोल्टेज को फोर्स नहीं कह सकते, बट ये एक वो फोर्स होती है जो कि चार्जेस को मूव करवाती है इन अ कंडक्टर।
whenever we connect a cell or a battery with a conductor, तो free charges जो होते हैं they start moving from one end to another end. तो वो जो फोर्स है उन चार्जेस को, जो वो चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं, that will be applied by this potential difference. तो SI यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वोल्ट ही रहती है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको एक सेल दूं, जैसे कि ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, अब अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल के ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट्स, ठीक है, आपको शायद दिखेगा नहीं बट यहाँ पर 1.5 वोल्ट्स लिखा हुआ है। अब ये जो 1.5 वोल्ट है बेटा, ये 1.5 वोल्ट इस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफर्ड है, यानी ये सेल 1.5 वोल्ट ईएमएफ ऑफर कर रहा है अभी इस टाइम पर, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, बट एज सून एज वी कनेक्ट इट इनटू द सर्किट, it will offer something lesser than 1.5 volts. अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि whatever is written on the cell is wrong. Actual में EMF का मतलब ही ये होता है कि it is the maximum potential present across the terminals of the cell when it is not connected in the circuit. तो अगर हम सेल की बात करें और किसी भी सर्किट में एक सेल कनेक्टेड हो, जो कि होगा, विदाउट सोर्स आप करंट नहीं फ्लो करवा सकते, तो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो भी कुछ ड्रॉप मिलेगा, लेट्स से कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंसेस हैं, आपने दो रेजिस्टेंसेस को एक सेल के साथ कनेक्ट किया, मान लिया कि इस सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट्स था और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 2 ओम और 4 ओम रिस्पेक्टिवली थी, तो व्हाट विल बी द नेट करंट? तो नेट करंट हो जाएगा I = V/R, तो आई मीन 1/3 एम्पियर्स, ठीक है। अब ये 1/3 एम्पियर जब इसके थ्रू फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो ड्रॉप मिलेगा मुझे, दैट ड्रॉप विल बी इक्वल टू V = IR। I कितना आ रहा था बेटा 1/3, R कितना था 2, तो जो ड्रॉप मिला वो कितना मिल गया 2/3 वोल्ट्स यहाँ पर। लेकिन यहीं पर अगर मैं निकालूंगा तो कितना मिलेगा 1/3 इंटू 1/3 एम्पियर करंट आ रहा था और V = IR, तो ड्रॉप मिलेगा R यहाँ पर कितना हो गया 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ड्रॉप मिलेगा 4/3 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब आप सोचो कि पोटेंशियल ड्रॉप्स यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग है ना, और वो पोटेंशियल ड्रॉप्स किस पर डिपेंड कर रहे थे, करंट पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप जब इन दोनों का सम करोगे तो बेटा 4/3 plus 2/3 is equal to 6/3. What we get is 6. Oh sorry, is 2. ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर वो ये कहता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम 0 के बराबर हो जाएगा। बात तो सही है अपनी जगह, by 4/3 plus 2/3 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए ना। प्रैक्टिकली देखो, क्लियर है ये वाली बात? Yes, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, yes sir. बिकॉज स्टेटमेंट सर वो नेगेटिव क्यों कर दिया हमने? बेटा मैंने नेगेटिव इसलिए करा ना, मैंने कहा समेशन ऑफ ऑल। अब यहाँ अगर 2 वोल्ट्स था तो इधर आके वो माइनस ही हो जाएगा ना। Yes sir, yes sir. ठीक है। You will understand this particular concept more clearly once we are done with the sign convention part of this particular topic. Okay? तब आपको ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक दिखाई देगी। Okay ठीक है? sir. तो ये सबको क्लियर है बेटा? Yes sir. तमन्ना, स्नेहा क्लियर है बेटा? Yes sir. आर्यन, हाँ सर क्लियर है। अभिमन्यु क्लियर है? अन्वेषा, यस सर क्लियर है। अन्वेषा क्लियर है बेटा? Yes sir. ओके, चलो, तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स, यानी कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम अप्लाई कैसे करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ध्यान से,
मैं इसको रब कर रहा हूं, और एक सैंपल सर्किट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसके साइन कन्वेंशंस और लिख लें। नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस? साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। अब आपकी बुक्स के अंदर ना डिफरेंट साइन कन्वेंशंस दे रखे होते हैं। कोई बुक किसी चीज को पॉजिटिव मानती है, कोई बुक किसी चीज को नेगेटिव मानती है। अगर मैं आपसे जो साइन कन्वेंशंस मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप अगर स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करेंगे तो आपके आंसर्स मैच होते चले जाएंगे, ठीक है। एंड जनरली दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट वंस, ठीक है, जो साइन कन्वेंशंस यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो कोशिश करें इन्हीं साइन कन्वेंशंस को यूज करने की कोशिश करें और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करें। कभी भी जब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो सीधा आंसर के ऊपर कंक्लूजन पे मत जाना कि ये मेरा गलत आ रहा है या मेरा सही आ रहा है। एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर नेगेटिव आए, बुक में पॉजिटिव दे रखा है, तो द ओनली थिंग इज कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है वहां पर, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो -1/3 एम्पियर करंट और +1/3 एम्पियर करंट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन है, हो सकता है कि उसने वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन ना लियो, वो अलग लियो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि साइन कन्वेंशंस हैं क्या। साइन कन्वेंशंस कहते हैं सबसे पहले ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, all the potential drops in a loop, in fact closed loop, all the potential drops in a closed loop in the direction of conventional current are taken with positive sign. Second है all the potential drops against the direction of conventional current are to be taken with negative sign. लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। If in the direction of conventional current, if positive terminal of the battery is countered first, then EMF is to be taken with positive sign and vice versa. यानी अगर आप किसी भी एक लूप में मूव कर रहे हो और आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाए तो आप ईएमएफ को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आप ईएमएफ को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वही वाली बात क्लियर कर देता हूं जो कि अभी आप में से ही किसी ने पूछी थी कि हमने वहां पर -2 क्यों लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं वही वाला सर्किट देख लेता हूँ। देखो ध्यान से, ये सर्किट लिया था मैंने और यहाँ पर मैंने बैटरी टर्मिनल लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हमारा 2 ओम था, ये मेरा 4 सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा चलो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक सर्किट लूं जिस सर्किट के अंदर एक 2
ओम, 4 ओम और 2 वोल्ट बैटरी हमने ली, और मैं यहीं पर ये कहता हूं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव से करंट लीड करेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। यही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। Yes, sir. एंड लेट्स से कि ये ए, बी, सी और डी, दीज आर द 4 पॉइंट्स। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम लूप में मूव कर रहे हैं और मैं लूप कंसिडर कर रहा हूं ए, बी, सी, डी, ए, ये मैंने ए बी सी डी ए क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग में लिखा, complete loop है, closed. हाँ जी बिल्कुल, हमने बोला क्लोज्ड लूप, तो इसको क्लोज करने के लिए हमें ए से चल के वापस कहां पहुंचना है बेटा, ए पे ही पहुंचना है। फिर से समझो, अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो सबसे पहले ड्रॉप मुझे 2 ओम्स के अक्रॉस मिलेगा, Yes, sir. तो 2 ओम्स के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, ड्रॉप क्या होता है, V, दिस इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इंटू आर यानी I इंटू 2 सबसे पहला ड्रॉप था। नेक्स्ट ड्रॉप बेटा 4 ओम्स पे मिलेगा, अगेन I इंटू आर, ठीक है। Yes, sir. बीसी में तो हमें कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही मैं सीडी पे आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ड्रॉप के बजाय ईएमएफ। ईएमएफ का कौन सा टर्मिनल काउंटर हो रहा है बेटा पहले, Negative. Negative. नेगेटिव, सो दिस विल बी -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके बाद तो कुछ मिला ही नहीं। अभी क्लियर हो गया कि वहां पे -2 क्यों लिया था। Yes, sir. अच्छा, अब एक सैंपल सर्किट लेते हैं और किरचॉफ लॉ को सॉल्व करने के सर लिए, तो इससे जो अभी इक्वेशन बनी, जैसे 2 आया प्लस 4 आया, तो इसको सॉल्व करके आया आएगा फिर। हाँ इसको सॉल्व करके 0 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके आई भी आ जाएगा। देखो ना, आपके पास आ गया था 2i प्लस Yes, 1/3 आएगा आया। आ गया ना 1/3। Yes, sir. हाँ अच्छा, अब एक सैंपल कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि लेट्स से आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ हमने एक और बैटरी लगा दी, बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया और इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ द बैटरी इज इन दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया कि भाई कभी भी आपने जो सर्किट सॉल्व करे हैं, ठीक है, उसमें 2 बैटरीज आपके पास नहीं रही होंगी, और रही हैं तो सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम ब्रांच में होंगी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें यही नहीं समझ में आएगा कि किसको पैरेलल में लें और किसको सीरीज में लें, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। मान लें कि ये मेरी रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R3, माइनस प्लस प्लस माइनस, नाम दे देते हैं वर्टिसेस को A, B, C, D, दिस इज E एंड दिस इज F। मान लिया कि ये मेरा सेल E1 है, ये सेल E2 है, ठीक है। सेल के EMF है E1 और E2। अब मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना है करंट इन एवरी ब्रांच, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, करंट इन एवरी ब्रांच। तो बिना किरचॉफ लॉ अप्लाई करे आप करंट इन एवरी ब्रांच नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो करंट इन एवरी ब्रांच निकालने के लिए देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लूप ले लो। लेट्स से कि यहां पर आपने एक लूप लिया और लूप की जो डायरेक्शन है इट इज अप टू यू,
आप जो मर्जी कंसिडर करो, आपकी मर्जी है। मैं यहां पर लूप की डायरेक्शन ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लूप 1। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लूं और बैटरी से सबसे पहले करंट की डायरेक्शंस मार्क कर लूं, तो सबसे पहला काम हमारा लूप की डायरेक्शन लेने के बाद करंट की डायरेक्शंस मार्क करना होता है। यहां पर मैंने कह दिया कि इधर मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं, लेट्स से ये मेरा लूप 2 है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, अगर बैटरी E1 से कुछ करंट I1 रिलीज होता है तो I1 ही वापस आएगा, ठीक बात। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही किया था Yes, सबसे sir. पहले। अब ये I1 मूव करता हुआ आएगा और इस जंक्शन F पे मीट कर जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से करंट I2 रिलीज हो रहा है, तो इसमें वापस भी I2 ही आएगा ना, Yes, sir. यानी इस जंक्शन से I2 निकल के बाहर आ रहा होगा, Yes, sir. बट एंटर तो I1 कर रहा था और रिलीज I2 हो रहा है, तो बेटा यहां पर कितना जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। Yes, sir. जंक्शन रूल यही कहता है ना आपसे कि अगर ये जंक्शन था, ऊपर से करंट I1 आए और नीचे कुछ I2 करंट चला जाए, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2, यही तो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिया तो इधर गया I1 माइनस I2। अब गौर से देखना जंक्शन C पे क्या हो रहा है। जंक्शन C पे I1 माइनस I2 करंट एंटर कर रहा है, इधर से I2 एंटर कर रहा है, तो इधर कितना जाएगा करके देख लो, एड I1 माइनस I2 प्लस ऑफ I2, क्योंकि एंटरिंग द करंट इज पॉजिटिव, तो I2 से I2 कट गया, I1 बच गया, तो ऊपर वापस I1 चला गया। यानी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली ओके, ठीक है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है बेटा, हमेशा क्लियर है अभिमन्यु? यस सर। सर एक बार I1 माइनस I2 प्लस I2 वाली चीज बता दो। हाँ देखो, अच्छा बेटा देखो, ये एक वायर है, लेट्स से कि यहाँ से कुछ करंट I1 माइनस I2 जा रहा था, इसी जंक्शन पे यहां से करंट आ रहा था I2। अब आपके पास ऊपर वाली वायर में कितना करंट जाएगा, तो दोनों करंट का सम ही तो जाएगा ना। Yes, sir. तो I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों करंट ऐड होंगे तो प्लस ऑफ I2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर I1 गया। यस सर। ठीक है आशी, बेटा किसने पूछा था, आशी ने या आन्या ने? क्लियर है? Yes, sir. आन्या। आन्या क्लियर है ना? सर Yes, I1 sir. माइनस I2 वाला क्लियर नहीं हुआ। चलो फिर से देखो, ये वाला या ये वाला? I1 माइनस I2 F पे यहाँ पर जंक्शन, हाँ जी। F पे जंक्शन F पे, ओके ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ये 3 वायर्स हैं, ऊपर से करंट आ रहा है I1, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नीचे एक, अब इस पॉइंट पे आने के बाद करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए ना। यस अगर मैं ये कहता हूं कि नीचे करंट I2 जा रहा है, तो बेटा यहाँ कितना बच जाएगा, I1 माइनस I2 ही बचेगा ना। हाँ जी। अब ऐसा क्यों बचा, देखो मैंने आपसे बोला था बेटा कि जंक्शन रूल ये कहता है समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, है ना। यस तो अगर आप यहाँ पर सम करोगे तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2, नहीं माइनस I2। I1 एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, I2 लीव कर रहा है तो नेगेटिव होगा, और I1 माइनस I2 लीव करेगा, I1 माइनस I2 लीव करेगा, तो माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 हो गया 0। यस तो आप एक और काम कर सकते थे, ठीक है,
आपको ये पता नहीं है कि यहाँ कितना जाएगा, I1 माइनस I2 या I1 प्लस I2, तो एक काम करो, x मान लो इसको, ठीक है। Yes. अब इस x की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, देखो कैसे। करंट एंटरिंग द सर्किट इज I1, current leaving the circuit is minus of I2, and current leaving the circuit is minus of Minus x X. must be equal to 0। तो x की वैल्यू बेटा I1 माइनस I2 आ गई। Yes, sir. अब क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बनाओ बेटा लूप। हमने लूप भी ले लिया, सब कुछ मार्क कर लिया। लेट्स से मैं सॉल्व करता हूं लूप 1। लूप 1 क्या बनेगा? मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, तो ए एफ सी बी ए, ठीक है। अब इस ए एफ सी बी ए को गौर से देखना, मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, जहां से आप लूप शुरू करोगे आप उसी पॉइंट पे जाके लूप को क्लोज करना मत भूलना। अगर आपने लिखा ए एफ सी बी तो आपके टीचर आपके नंबर काट दे, तो कोई हैरानगी मत मानना इस बात पे कि सर मैम ने इसी बात पे नंबर काट लिए। कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को लेके। तो बेटा इसको लूप को क्लोज जरूर करना। अब आ जाओ, मैं ए से एफ पे जाऊं, सो इज देयर एनी रेजिस्टेंस इन ए एफ? No, sir. No, sir. नो, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। No, sir. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एफ टू सी। एफ से सी में जाएंगे तो देयर इज अ रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नाउ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम एफ टू सी एंड करंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव के नेगेटिव? So positive. ये रहा, in the direction of conventional current are taken with positive sign, so this will be I1 minus I2 into R2 positive sign के साथ। now let's move on to C to B। क्या C से B में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है? No, sir. नहीं है। let's move on from B to A। जब हम B से A पे जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या काउंटर हुआ? EMF. EMF कौन सा साइन? विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस Negative sign. माइनस ऑफ E1, बट इसी डायरेक्शन में मुझे आगे ड्रॉप भी मिल रहा है, तो प्लस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू 0। बन गई पहली इक्वेशन। Yes, sir. क्लियर है बेटा ये बात सबको? Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन में किसी को भी कोई डाउट है? नितेश कोई डाउट है? स्नेहा? No, sir. अन्वेषा? समर? Yes, sir. मेलिसा? No, sir. ओके। नंदिनी कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लूप 2 के बारे में। अब लूप 2 देखो, अब लूप 2 में हम कैसे चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। ऐड कर सकते हो? हाँ बोलो आर्यन, क्या कुछ कहना चाहते हो? KCL और KVL पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन शेयर कर देना सर। करूंगा बेटा, वो भी शेयर कर दूंगा, पहले टॉपिक पूरा कर लें आज। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा अगर हम लूप 2 की बात करें तो लूप 2 में वी आर मूविंग फ्रॉम F C B E F, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो F से जब हम C पे गए तो सबसे पहले ड्रॉप मिला I1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। Yes, sir. पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में। अब मैं बेटा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट CD, बट CD में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। अब हम D से E पे आ जाते हैं, जैसे ही मैं D से E पे आऊंगा
although we are moving against the direction, but we are countering the positive terminal of the battery first. So प्लस this will be E2 plus of E2 और उसके बाद ड्रॉप मिल रहा है, लेकिन करंट इधर जा रहा है. We are moving in this direction opposite to the current, so this will be minus of I2R3 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो गई? यस सर सभी को क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। यस अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में R की वैल्यूज हमें दे रखी होती और E की वैल्यूज हमें दे रखी होती तो वेरिएबल्स क्या रह जाते? I1 और I2, यस सर। है ना? देखो, किसी भी सर्किट के अंदर बेटा आपको EMF दे रखा होगा बैटरी का, ठीक है? दूसरा आपको रेजिस्टेंस भी दे रखी होगी. जनरली वो निकालने के लिए कहते क्या है? वो कहता है नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, नेट करंट निकाल दो इन ईच ब्रांच, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सर्टेन रेजिस्टेंस निकाल दो. तो देखो, अगर मुझे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पता हो और EMF की वैल्यू पता हो, तो these are two equations in two variables, I1 and I2. है ना? यस सर। तो I1 और I2 के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट पता लग जाएगा. करंट पता लग जाएगा तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप पता लग जाएगा. यस सर। यस सर ये बात क्लियर है सबको? हाँ यस सर सर क्लियर है। बेटा किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से करना है. मैं बार बार कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपके चाहे CBSE एग्जाम्स हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस के बारे में और थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना. मे बी जो नेक्स्ट क्लास होगी इट विल बी एन एक्सटेंडेड वन. हो सकता है कि वो 1.5 आवर की हो या 2 आवर्स की भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व. और उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, जो कि कुछ मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा रखी हैं. ठीक है, हम उन टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, यस यस सर। सर तो तब तक के लिए किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से करना और हो सके तो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप अपनी रिफ्रेशर्स में से प्रैक्टिस जरूर कर लेना. ओके सर ठीक है, और हाँ बोलो. आपने किरचॉफ लॉ से पहले एक क्वेश्चन में चेंज करवाया था, वो वाले का आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कौन सा वाला चेंज बेटा? और सर जिसमें 2 रेजिस्टेंस थे 6 ओम के. वो तो मैंने समझा दिया बेटा. 2 रेजिस्टेंसेस 6 ओम्स के नहीं थे बेटा, एक 2 ओम का था, एक 4 ओम का था. नहीं सर, शायद वो KCL वाले पे बेस्ड जो आपने क्वेश्चन दिया था उसकी बात करी। KCL पे बेस्ड? हाँ सर, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। अच्छा 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 अच्छा, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, तो वो हाँ, इसी से हो जाएगा बेटा, KVL KCL से ही हो जाएगा वो. ठीक है सर. हाँ, वो इसी से होगा. और हाँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे. थैंक यू. हाँ, तो हम तो उससे भी अच्छे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के ओके लिए आप इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ लेना बेटा. बाकी फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं. थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू ओके बेटा, थैंक यू.